परोपकार के सर्वोत्तम क्षेत्र। इस विषय पर पहले लेख को, जिसे हमारे दिवंगत मित्र, इस रिव्यू के पूर्व संपादक और मालिक ने जून अंक में पहला स्थान देने की कृपा की थी, बहुत उत्साहजनक स्वागत मिला है, जो निश्चित रूप से लेखक के लिए उत्साहवर्धक रहा है, जैसा कि यह संपादक के लिए होता, यदि वे जीवित होते, क्योंकि वे इस विषय में बहुत गहरी रुचि रखते थे। मिस्टर राइस द्वारा अपने संपादकीय कर्तव्यों पर दी गई अटूट ध्यान को दर्शाने के लिए ये बताना उचित होगा कि पांडुलिपि उन्हें सुबह मिली थी और उसी दिन देर शाम को उन्होंने आकर कहा कि यह उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे आगामी अंक में प्रकाशित करने का निश्चय किया, बजाय इसके कि इसे अगले अंक के लिए रखा जाए, जैसा कि पहले इरादा था। जब उनसे प्रकाशन में देरी करने का आग्रह किया गया ताकि संशोधन के लिए उचित समय दिया जा सके, तो उन्होंने मना कर दिया। यदि वे सहमत होते तो हाय, किसी और को मेरे विचारों का संरक्षक बनना पड़ता। केवल एक छोटा सप्ताह और हमारा मित्र विश्राम में था। उसका युद्ध समाप्त हो गया था। उसने जीवन में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी और फिर भी उसे या किसी को भी इस मार्च में कितना कम याद किया जाता है। मानव जाति धीरे धीरे पहले की तरह आगे बढ़ती है। एक और व्यक्ति खाली स्थान को भरने के लिए उठता है। नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू चमकता रहता है, एक दीपक जो अभी भी जल रहा है, ताकि मानवता की विशाल सेना को उन गड्ढों को दिखाया जाए जिनसे उसे बचना होगा, ताकि वह पहले से जीती गई चीजों को बनाए रख सके, और उन रास्तों को रोशन किया जाए जिन्हें उस सेना को भविष्य की विजयों की ओर चलना होगा। मिस्टर राइस की मृत्यु में हमें एक और प्रमाण मिलता है कि मानवता की प्रगति में व्यक्ति बहुत कम या कुछ भी नहीं है, जाति ही सब कुछ है। व्यक्ति मुरझा जाता है और दुनिया और अधिक बढ़ती है। और फिर भी मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि शायद हमारे मित्र ने जो आखिरी पांडुलिपि पढ़ी, मूल्यांकन किया और प्रकाशित की, वह वेल्थ थी। शायद आपके पाठक मुझे इस घटना को याद करने की अनुमति देंगे जो हमारी आखिरी मुलाकात से जुड़ी है। मेरे पुस्तकालय में बैठे हुए मिस्टर राइस ने इच्छा व्यक्त की कि लेखक अपनी पांडुलिपि पढ़कर सुनाए। मैंने पढ़ा और उन्होंने शुरू से अंत तक सुना, केवल एक बार रुकावट डालते हुए। जब वह हिस्सा पढ़ा गया जिसमें कहा गया था कि आज तथाकथित दान में खर्च किए गए प्रत्येक $1000 में से शायद 900 अविचारपूर्ण ढंग से खर्च किए जाते हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ, 950, इसे 950 कर दो। और इसे वैसा ही किया गया। मैं एलन थॉर्नडाइक राइस को श्रद्धांजलि दिए बिना नहीं गुजर सकता। यह कि मैं उन्हें जानता था, उन स्रोतों में से एक है जिनसे जीवन के शोर और हलचल से मुक्त होने पर कभी-कभी मधुर स्मृतियां उभरती हैं। जबकि वेल्थ को इस ओर अटलांटिक में इस तरह का सौहार्दपूर्ण स्वागत मिला है, यह स्वाभाविक है कि मातृभूमि में इसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि पुरानी सभ्यता वर्तमान में समाजवादी सवालों के साथ अधिक स्पष्ट रूप से आमने-सामने है। वर्गों और जनता के बीच, अमीर और गरीब के बीच का अंतर इस विशाल, उपजाऊ और विकासशील महाद्वीप में, जहां प्रतिवर्ग मील 20 से कम लोग हैं, उतना तीक्ष्ण नहीं है जितना कि छोटे ब्रिटेन में, जहां उससे 15 गुना लोग हैं और कोई क्षेत्र खाली नहीं है। शायद पॉल मॉल गजट ने अपने 5 सितंबर के अंक में उन आपत्तियों को सबसे संक्षेप में प्रस्तुत किया है जो अंग्रेजों द्वारा वेल्थ का सुसमाचार कहे जाने वाले विचारों के खिलाफ उठाई गई हैं। ये कहता है, बड़ी संपत्तियां, मिस्टर कार्नेगी कहते हैं, समुदाय के लिए बड़े आशीर्वाद हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसी और ऐसी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन वे एक बड़ा अभिशाप भी हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसी और ऐसी चीजें की जाती हैं। मिस्टर कार्नेगी का उपदेश, दूसरे शब्दों में, मिस्टर बेंजोन के व्यवहार से पूरी तरह से खराब हो जाता है। वेल्थ का सुसमाचार कर्मों द्वारा मारा जाता है। इसका जवाब स्पष्ट प्रतीत होता है। ईसाई धर्म का सुसमाचार भी कर्मों द्वारा मारा जाता है। वेल्थ के सुसमाचार के खिलाफ जो आपत्ति उठाई जाती है, वही आपत्ति तू चोरी नहीं करेगा की आज्ञा के खिलाफ भी लागू होती है।
यह कोई तर्क नहीं है कि एक सुसमाचार का पालन नहीं किया जाता। वास्तव में यह इसके पक्ष में एक तर्क है, क्योंकि एक सुसमाचार को प्रचलित मानक से ऊंचा होना चाहिए। ये कोई तर्क नहीं है कि एक कानून तोड़ा जाता है। उस अवज्ञा में ही कानून बनाने और बनाए रखने का कारण निहित है। जो कानून कभी नहीं तोड़ा जाता, उसकी कभी आवश्यकता नहीं होती। निस्संदेह वेल्थ का सुसमाचार के संबंध में सबसे उल्लेखनीय घटना यह है कि इसे मिस्टर ग्लैडस्टोन का ध्यान आकर्षित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इससे उनकी ओर से निम्नलिखित पत्र सामने आया। मैंने मिस्टर लॉयड ब्राइस, नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू से अनुरोध किया है कि वे इस देश में मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी के अत्यंत रोचक लेख वेल्थ को, जो अभी अमेरिका में प्रकाशित हुआ है, पुनर्मुद्रण की अनुमति दें। इसके परिणाम स्वरूप लेख कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और एक उद्यमी प्रकाशक ने इसे पर्चे के रूप में जारी किया। यह अब ब्रिटेन में एक पैनी में बिकता है। यह सब बहुत उत्साहजनक है, जो ये साबित करता है कि समाज इसमें शामिल बड़े मुद्दे के प्रति जागरूक है और एक ग्रहणशील मनोदशा में है। आपका अनुरोध, मिस्टर संपादक, कि मैं इस विषय को जारी रखूं और अधिशेष संपत्ति के उपयोग के लिए सर्वोत्तम क्षेत्रों को इंगित करूं, इस बात का और प्रमाण है कि चाहे प्रचारित विचारों को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार, उन्हें कम से कम सुनवाई तो मिलेगी ही। आपके द्वारा प्रस्तावित प्रश्न पर प्रवेश करने से पहले पिछले लेख में लिए गए रुख को दोहराना लाभकारी हो सकता है, उन लोगों के लाभ के लिए जो इसे पढ़ नहीं पाए हैं या जिनके लिए इसे संदर्भित करना सुविधाजनक नहीं है। यह माना गया था कि प्रतिस्पर्धा, संचय और वितरण के वर्तमान नियम सबसे अच्छी प्राप्त करने योग्य परिस्थितियां हैं कि इनके माध्यम से जाति को अपने सबसे मूल्यवान फल प्राप्त होते हैं और इसलिए इन्हें स्वीकार और समर्थन करना चाहिए। इनके तहत यह माना गया कि बड़ी संपत्ति अनिवार्य रूप से कुछ असाधारण प्रबंधकों के हाथों में प्रवाहित होगी। फिर सवाल उठा, इन लोगों को अपनी अधिशेष संपत्ति के साथ क्या करना चाहिए? और वेल्थ का सुसमाचार ने तर्क दिया कि अधिशेष संपत्ति को एक पवित्र न्यास के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे इसके मालिकों द्वारा उनके जीवन काल में उनके द्वारा न्यासियों के रूप में उस समुदाय की सर्वोत्तम भलाई के लिए प्रशासित किया जाना चाहिए, जिसमें और जिससे इसे प्राप्त किया गया था। यह बताया गया कि अधिशेष संपत्ति को निपटाने के केवल 3 तरीके हैं और इनमें से 2 को अनुचित माना गया। पहला, यह माना गया कि बच्चों के लिए बड़ी संपत्तियां छोड़ना उनके लिए सच्चा स्नेह या उनके वास्तविक भले में रुचि को साबित नहीं करता, चाहे उन्हें व्यक्तियों के रूप में या राज्य के सदस्यों के रूप में देखा जाए, कि यह बच्चों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि माता-पिता का गर्व है, जो विशाल विरासतों को प्रेरित करता है। और यह कि बच्चों को दी गई विशाल राशियों के सामान्य परिणामों को देखते हुए विचारशील व्यक्ति को यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यदि केवल बच्चे के भले पर विचार किया जाए, मैं अपने बेटे को सर्वशक्तिमान डॉलर छोड़ने की बजाय उसे अभिशाप देना पसंद करूंगा। दूसरा तरीका, जो पुरुषों के लिए खुला है, वह है अपने जीवन काल में अधिशेष संपत्ति को जमा करना और मृत्यु के समय इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ना। यह बताया गया कि कई मामलों में ये वसीयतें केवल वसीयतकर्ताओं की मूर्खता के स्मारक बन जाती हैं, कि मरणोपरांत दिए गए उपहारों से होने वाला वास्तविक अच्छा इन राशियों की तुलना में हास्यास्पद रूप से असमानुपातिक होता है। मिस्टर टिल्डन की वसीयत पर हाल का निर्णय, जिसे कथित तौर पर सबसे योग्य वकीलों द्वारा तैयार किया गया था, और मिस्टर विलियमसन के फिलाडेल्फिया में उस बड़े तकनीकी स्कूल की स्थापना के उद्देश्यों की आंशिक विफलता, जो उस मिलियनेयर ने स्थापित करने का इरादा किया था, वास्तव में उन धनियों के लिए सबक है जो केवल वसीयत करते हैं। पहले लेख का उद्देश्य इस निष्कर्ष तक ले जाना था कि विशाल संपत्तियों का उपयोग करने का केवल एक ही सही तरीका है, अर्थात कि उनके धारक समय समय पर अपने जीवन काल में उन्हें इस तरह प्रशासित करें
कि उन समुदायों की स्थायी भलाई को बढ़ावा मिले जिनसे वे एकत्र की गई हैं। यह माना गया कि जनमत जल्द ही उस व्यक्ति के बारे में कहेगा जो अपने जीवन काल में प्रशासित करने के लिए उपलब्ध लाखों की संपत्ति छोड़कर मर जाता है। जो व्यक्ति इस तरह अमीर मरता है, वह अपमानित होकर मरता है। इस लेख का उद्देश्य लोगों की भलाई के लिए अधिशेष संपत्ति के प्रशासन के इस कर्तव्य को निभाने के कुछ सर्वोत्तम तरीकों को प्रस्तुत करना है। अधिशेष संपत्ति के वास्तव में अच्छे उपयोग के लिए पहली आवश्यकता यह है कि वह मिलियनेयर जिसने उस सुसमाचार को स्वीकार किया है, जो उसे केवल उस अधिशेष का न्यासी घोषित करता है जो उसके पास आता है, यह सुनिश्चित करे कि वह जिस उद्देश्य के लिए इसे खर्च करता है, वह इसके प्राप्तकर्ताओं पर अपमानजनक, गरीब बनाने की प्रवृत्ति न रखे और उसका न्यास इस तरह प्रशासित किया जाए कि समुदाय के सर्वोत्तम और सबसे महत्वाकांक्षी गरीबों को उनकी अपनी सुधार के लिए और प्रयासों को प्रेरित किया जाए। यह उन असुधार्य रूप से निराश्रित, आलसी और अयोग्य लोगों को पहुंचने और सुधारने की कोशिश करना वास्तव में लाभकारी या सच्चे अर्थों में परोपकारी नहीं है। उनके लिए शहर या राज्य द्वारा प्रदान किया गया आश्रय मौजूद है, जहां उन्हें आश्रय, भोजन, कपड़े दिए जा सकते हैं और आरामदायक अस्तित्व में रखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां उन्हें अच्छा करने वाले और परिश्रमी गरीबों से अलग किया जा सकता है, जो इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के संपर्क से नैतिक रूप से भ्रष्ट होने की संभावना रखते हैं। एक पुरुष या महिला जो भिक्षा मांगकर आराम से जीने में सफल हो जाता है, वह समाज के लिए एक दर्जन वाचाल समाजवादियों से अधिक खतरनाक है और मानवता की प्रगति में एक बड़ा अवरोध है। अधिशेष संपत्ति का व्यक्तिगत प्रशासक अपने प्रभार में परिश्रमी और महत्वाकांक्षी लोगों को रखता है, न कि उन लोगों को जिन्हें सब कुछ उनके लिए करने की आवश्यकता है, बल्कि उन लोगों को जो स्वयं की मदद करने के लिए सबसे उत्सुक और सक्षम होने के नाते दूसरों से सहायता और परोपकारी धनियों के हाथों अपनी संभावनाओं के विस्तार के पात्र हैं और इससे लाभान्वित होंगे। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परोपकारी के इस दुनिया में वास्तविक और स्थायी अच्छा करने के प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा अंधाधुंध देने की प्रथा है। और मिलियनेयर का कर्तव्य यह संकल्प लेना है कि वह उन उद्देश्यों को देना बंद कर दे जो स्पष्ट रूप से उसके संतुष्टि के लिए योग्य साबित नहीं होते। उसे मिस्टर राइस के विश्वास को याद रखना चाहिए कि आज तथाकथित दान में खर्च किए गए प्रत्येक $1000 में से 950 बेहतर होगा कि समुद्र में फेंक दिए जाए। जहां तक मेरे धनी लोगों के अनुभव का सवाल है, उन्हें तथाकथित दान में अपनी अतिरिक्त संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना अनावश्यक है। जाति के लिए बड़ा अच्छा, उन्हें आवेगपूर्ण और हानिकारक देने को रोकने के लिए प्रेरित करके प्राप्त किया जा सकता है। एक नियम के रूप में इस मामले में मिलियनियरों के पाप उपेक्षा के नहीं, बल्कि कार्य के हैं, क्योंकि वे सोचने के लिए समय नहीं लेते और मुख्य रूप से क्योंकि देना मना करने से कहीं आसान है। जिनके पास अधिशेष संपत्ति है, वे हर साल लाखों देते हैं, जो अच्छे से अधिक बुराई उत्पन्न करते हैं और जो वास्तव में लोगों की प्रगति को रोकते हैं, क्योंकि आज मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रचलित अधिकांश रूप केवल गरीबों में भिक्षा पर निर्भरता की भावना को फैलाते हैं, जबकि प्रगति के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी मेहनत पर निर्भर होने के लिए प्रेरित किया जाए। वह कंजूस मिलियनेयर जो अपनी संपत्ति जमा करता है, वह समाज को उस लापरवाह मिलियनेयर से कम नुकसान पहुंचाता है जो अपनी संपत्ति को अविचारपूर्ण ढंग से बर्बाद करता है, भले ही वह पवित्र दान के आवरण के तहत ऐसा करे। जो व्यक्ति व्यक्तिगत भिखारी को देता है, वह एक गंभीर अपराध करता है। लेकिन कई ऐसी संस्थाएं और संगठन हैं जो भिक्षा मांगते हैं, जिन्हें सहायता देना समुदाय के लिए उतना ही हानिकारक है। ये व्यक्तिगत भिखारियों जितने ही भ्रष्ट करने वाले हैं। प्लूटार्क के मोरल्स में यह सबक है। एक भिखारी ने एक लेसेडेमोनियन से भिक्षा मांगी। उसने कहा, ठीक है, अगर मैं तुझे कुछ दूं तो तू और बड़ा भिखारी बन जाएगा, क्योंकि जिसने तुझे पहले पैसे दिए उसने तुझे आलसी बनाया और इस नीच और अपमानजनक जीवन शैली का कारण है।
जैसा कि मैं जानता हूँ, बहुत कम मिलियनेयर हैं, वास्तव में बहुत कम, जो भिखारियों को बनाने के इस पाप से मुक्त हैं। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम कुछ सर्वोत्तम उपयोगों को प्रस्तुत करने का प्रयास करें, जिनके लिए एक मिलियनेयर अपनी अधिशेष संपत्ति को समर्पित कर सकता है, जिसे उसे केवल न्यासी के रूप में मानना चाहिए। पहला, अपने आप में अलग खड़ा है एक विश्वविद्यालय की स्थापना उन अत्यधिक धनी लोगों द्वारा जो किसी भी देश में अनिवार्य रूप से कम होंगे। शायद किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए दी गई सबसे बड़ी राशि सीनेटर स्टैनफोर्ड का उपहार है, जो प्रशांत तट पर, जहां उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति अर्जित की, एक पूर्ण विश्वविद्यालय स्थापित करने का बीड़ा उठाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि $10 मिलियन का खर्च आएगा, और जिस पर वे अपनी अधिशेष संपत्ति के 20 मिलियन और दे सकते हैं। उनकी ईर्ष्या की जानी चाहिए। 1000 साल बाद प्रशांत के तब भीड़भाड़ वाले तटों पर कोई वक्ता उनकी प्रशंसा में बोलते हुए ग्रिफिथ के वोल्सी की प्रशंसा को दोहरा सकता है। देने में वे सबसे राजसी थे। उनके लिए यह महान शिक्षा का केंद्र हमेशा गवाह रहेगा। यह संपत्ति का एक नोबल उपयोग है। हमारे पास ऐसे कई संस्थान हैं, हॉपकिंस, कॉर्नेल, पैकर और अन्य, लेकिन इनमें से अधिकांश केवल वसीयत में दिए गए हैं, और किसी व्यक्ति को केवल इसलिए बहुत प्रशंसा करना असंभव है कि वह छोड़ देता है जो वह अपने साथ नहीं ले जा सकता। कूपर और प्रैट और स्टैनफोर्ड और इस वर्ग के अन्य लोग अपने जीवन काल में दिए गए समय और ध्यान के लिए, साथ ही साथ अपने संबंधित स्मारकों पर किए गए खर्च के लिए, अपने सह नागरिकों की प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। हम प्रशांत तट को ध्यान में रखे बिना नहीं रह सकते, बिना यह स्मरण किए कि वहां हाल ही में एक अलग प्रकृति का एक और महत्वपूर्ण कार्य स्थापित किया गया है, लिक वेधशाला। यदि कोई मिलियनेयर खगोल विज्ञान के नोबल अध्ययन में रुचि रखता है, और यदि वे इस विषय पर थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो ऐसे लोग होने चाहिए और होंगे। यहाँ एक उदाहरण है जिसका अनुसरण अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि खगोलीय उपकरणों और यंत्रों में प्रगति इतनी महान और निरंतर है कि हर कुछ वर्षों में इस महाद्वीप पर किसी एक वेधशाला को एक नया टेलीस्कोप बुद्धिमानी से दिया जा सकता है। आखिरी हमेशा सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ होता है, और निश्चित रूप से ब्रह्मांड के ज्ञान और पृथ्वी पर हमारे संबंध को और आगे ले जाता है। पिट्सबर्ग के दिवंगत मिस्टर थॉ के कई अच्छे कार्यों में से एक के रूप में वहां की वेधशाला को उनके निरंतर समर्थन का उल्लेख किया जा सकता है। इस वेधशाला ने प्रोफेसर लैंगली को उनकी अद्भुत खोजें करने में सक्षम बनाया। प्रोफेसर अब स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के प्रमुख हैं, प्रोफेसर हेनरी के योग्य उत्तराधिकारी। उनके साथ जुड़े थे पिट्सबर्ग के मिस्टर ब्रेशियर, जिनके उपकरण दुनिया की प्रमुख वेधशालाओं में हैं। वे एक साधारण मिलराइट थे, लेकिन मिस्टर थॉ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और कठिन दिनों में उनका मुख्य समर्थन थे। इस साधारण कामगार को दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिक निकायों में से एक ने प्रोफेसर बनाया। अपनी अधिशेष संपत्ति का हिस्सा इन दो अप्रसिद्ध पुरुषों की सहायता में लगाने में मिलियनेयर थॉ ने एक नोबल कार्य किया। उनके संयुक्त परिश्रम ने उनके देश को विश्व भर के हर वैज्ञानिक केंद्र में बड़ा सम्मान दिलाया है, और अभी और बड़ा सम्मान दिलाने के लिए नियत है। विश्वविद्यालयों की स्थापना बहुत कम लोगों के लिए आरक्षित है, और वास्तव में कई या शायद किसी भी नए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है। अब से अधिक अच्छा मौजूदा विश्वविद्यालयों में जोड़ने और उनका विस्तार करने से प्राप्त होगा। लेकिन इस क्षेत्र में मिलियनेयर के लिए क्रॉयसेस जैसे मिलियनेयरों से अलग एक व्यापक क्षेत्र बाकी है। येल विश्वविद्यालय को कई उपहार मिले हैं, लेकिन औरों के लिए अभी भी बहुत जगह है। मिस्टर स्ट्रीट द्वारा स्थापित स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, मिस्टर शेफील्ड द्वारा संपन्न शेफील्ड साइंटिफिक स्कूल और प्रोफेसर लूमिस का वेधशाला के लिए फंड उत्कृष्ट उदाहरण हैं। श्रीमती सीजे ऑसबोर्न का पढ़ाई और पाठ के लिए भवन विशेष रूप से आनंद के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक महिला का बुद्धिमान उपहार है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भुलाया नहीं गया है।
पीबॉडी संग्रहालय और वेल्स, मैथ्यूज और थेयर के हॉल का उल्लेख किया जा सकता है। सेबर हॉल विशेष उल्लेख के योग्य है, यह दिखाने के लिए कि रिचर्डसन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति $1 लाख की छोटी राशि के साथ क्या कर सकता है। नैशविल, टेनेसी में वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय को वेल्थ के सुसमाचार का सच्चा उत्पाद कहा जा सकता है। इसे वेंडरबिल्ट परिवार के सदस्यों द्वारा उनके जीवन काल में स्थापित किया गया था। इस महत्वपूर्ण विशेषता को चिह्नित करें उनके जीवन काल में, क्योंकि मृत्यु के समय छोड़ा गया कुछ भी ज्यादा मायने नहीं रखता। ऐसे फंड उससे छीने जाते हैं, न कि उसके द्वारा दिए जाते हैं। यदि कोई मिलियनेयर यह नहीं जानता कि अपनी अधिशेष संपत्ति के साथ बड़ा और निर्विवाद अच्छा कैसे प्राप्त किया जाए, यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी पूरी तरह से भरा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों की आवश्यकताएं देश के विकास के साथ बढ़ती हैं। दूसरा, मेरे अपने अध्ययन का परिणाम यह सवाल कि एक समुदाय को दिया जा सकने वाला सबसे अच्छा उपहार क्या है, यह है कि एक मुफ्त पुस्तकालय पहले स्थान पर है, बशर्ते समुदाय इसे एक सार्वजनिक संस्था के रूप में स्वीकार और बनाए रखे। उतना ही शहर की संपत्ति का हिस्सा जितना कि इसके सार्वजनिक स्कूल, और वास्तव में इनका एक सहायक। निस्संदेह यह संभव है कि मेरे अपने निजी अनुभव ने मुझे अन्य सभी प्रकार के परोपकार से अधिक एक मुफ्त पुस्तकालय को महत्व देने के लिए प्रेरित किया हो। जब मैं पिट्सबर्ग में एक लड़का था, कर्नल एंडरसन एलेगेनी के एक नाम जिसे मैं बिना भक्ति भरे आभार के कभी नहीं बोल सकता, उन्होंने अपनी 400 किताबों की छोटी पुस्तकालय को लड़कों के लिए खोल दिया। हर शनिवार दोपहर वे स्वयं अपने घर पर उपस्थित रहते थे ताकि किताबें बदल सकें। केवल वही जो इसे महसूस करता है जान सकता है कि शनिवार के आने की कितनी तीव्र लालसा थी, ताकि एक नई किताब मिल सके। मेरे भाई और मिस्टर फिप्स, जो मेरे जीवन भर के मुख्य व्यावसायिक साझेदार रहे हैं, ने मेरे साथ कर्नल एंडरसन की अनमोल उदारता को साझा किया, और यह इन खजानों में आनंद लेते समय था कि मैंने संकल्प लिया, यदि कभी मेरे पास संपत्ति आई तो मैं इसका उपयोग मुफ्त पुस्तकालय स्थापित करने के लिए करूंगा, ताकि अन्य गरीब लड़के उन अवसरों को प्राप्त कर सकें जिनके लिए हम उस नोबल व्यक्ति के आर्नी थे। ग्रेट ब्रिटेन अपने लोगों के लिए मुफ्त पुस्तकालयों के मूल्य को सबसे पहले समझने में अग्रणी रहा है। संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कस्बों और शहरों को इन्हें नगरपालिका संस्थानों के रूप में स्थापित करने और बनाए रखने की अनुमति दी गई। और जब भी किसी कस्बे या शहर के लोग इस अधिनियम के प्रावधानों को स्वीकार करने के लिए मतदान करते, तो अधिकारियों को प्रति पाउंड मूल्यांकन पर एक पेनी तक समुदाय पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। अधिकांश कस्बों में इस अधिनियम के तहत पहले से ही मुफ्त पुस्तकालय हैं। इनमें से कई धनी लोगों के उपहार हैं, जिनके धन का उपयोग भवन के लिए और कुछ मामलों में किताबों के लिए भी किया गया है। समुदायों से इन्हें बनाए रखने और विकसित करने की अपेक्षा की जाती है, और इस विशेषता को मैं इनके अधिकांश उपयोगिता का कारण मानता हूँ। एक संपन्न संस्था एक गुट का शिकार बनने की संभावना रखती है। जनता इसमें रुचि लेना बंद कर देती है, या बल्कि इसमें कभी रुचि नहीं लेती। वह नियम तोड़ा गया, लाओ रहे हैं यार, जो प्राप्तकर्ताओं से स्वयं अपनी मदद करने की अपेक्षा करता है। समुदाय के लिए सब कुछ कर दिया गया है, बजाय इसके कि उसे केवल अपनी मदद करने में सहायता दी जाए। हमारे देश में कई मुफ्त पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, लेकिन मेरे ज्ञान में कोई भी बाल्टीमोर के प्रैट पुस्तकालय जितनी बुद्धिमानी से स्थापित नहीं हुआ। मिस्टर प्रैट ने बाल्टीमोर शहर को $10 लाख का उपहार दिया, जिसमें यह शर्त थी कि इसे प्रतिवर्ष 5% ब्याज देना होगा, जो $50,000 प्रतिवर्ष होगा, जिसे पुस्तकालय और इसकी शाखाओं के रखरखाव और विकास के लिए समर्पित किया जाएगा। पिछले वर्ष 4,30,217 किताबें वितरित की गईं। बाल्टीमोर के 37,196 लोग किताबों में पाठकों के रूप में पंजीकृत हैं, और यह कहना सुरक्षित है कि प्रैट पुस्तकालय के 37,000 नियमित आगंतुक बाल्टीमोर, राज्य और देश के लिए
पूरे राष्ट्र में निष्क्रिय, आलसी और निराशाजनक रूप से गरीब लोगों से अधिक मूल्यवान है। और यह और भी सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि 37,000 महत्वाकांक्षी लोगों की पहुंच में वे किताबें उपलब्ध कराकर, जिन्हें वे प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, मिस्टर प्रैट ने लोगों की वास्तविक प्रगति के लिए उन सभी मिलियनेयरों और धनी लोगों के योगदानों से अधिक किया है, जो उन लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते। अपने अधिशेष का एक बुद्धिमान प्रशासक ने अपनी उर्वरक धारा को उस मिट्टी पर डाला है जो इसे ग्रहण करने और 100 गुना प्रतिफल देने के लिए तैयार थी। कई बर्बाद करने वालों ने न केवल अपनी धाराओं को ऐसी छलनी में डाला है जो कभी भरी नहीं जा सकती, उन्होंने और भी बुरा किया है। उन्होंने उन्हें स्थिर नालियों में डाला है जो उन बीमारियों को जन्म देती हैं जो सामाजिक शरीर को प्रभावित करती हैं। और यह सब नहीं है। मिस्टर प्रैट ने जिन 10 लाख डॉलर का इतना शानदार उपयोग किया, वे कुछ हैं, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ है। जब बाल्टीमोर में 5वीं शाखा पुस्तकालय खोली गई, तो वक्ता ने कहा, इन 4 वर्षों में जो कुछ भी किया गया हो, यह स्वीकार करना उनका सुख था कि बहुत कुछ, बहुत अधिक, मिस्टर प्रैट की गंभीर रुचि, बुद्धिमान सलाह और व्यावहारिक सुझावों के कारण था। उन्होंने कभी यह नहीं महसूस किया कि अपने सह नागरिकों के लाभ के लिए बड़ी संपत्ति का मात्र दान ही उनसे अपेक्षित सब कुछ था, बल्कि उन्होंने बुद्धिमानी से इसके उपयोग को यथासंभव व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए श्रम किया। इस प्रकार उन्होंने बार बार उन बोझों को हल्का किया जो कभी कभी बहुत भारी थे, बादलों के आसमान पर छाने पर अच्छा उत्साह और उज्जवल धूप लाए, और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को यह महसूस कराया कि अच्छा काम सराहा जाता है और कर्तव्य के प्रति वफादार समर्पण को हार्दिक प्रशंसा मिलेगी। यह मिलियनेयर वर्ग की सबसे सुंदर तस्वीर है जो मैंने कभी देखी है। जैसा कि यहाँ चित्रित किया गया है, मिस्टर प्रैट वेल्थ के सुसमाचार के आदर्श शिष्य हैं। हमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि मेहनतकश लोगों की भीड़ ऐसे लोगों को अपने सर्वश्रेष्ठ नेताओं और सबसे अनमोल सहयोगियों के रूप में पहचानने में विफल रहेगी, क्योंकि गरीबी और संपत्ति, नियोक्ता और कर्मचारी की समस्या व्यावहारिक रूप से तब हल हो जाएगी जब कुछ लोगों का समय दिया जाएगा और उनकी संपत्ति उनके जीवन काल में समुदाय के उस हिस्से की सर्वोत्तम भलाई के लिए प्रशासित की जाएगी जिस पर संपत्ति के कब्जे की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। जब वह दिन आएगा, तब उच्च और निम्न, अमीर और गरीब के बीच कोई शत्रुता नहीं होगी, क्योंकि तब वे वास्तव में भाई होंगे। कोई भी मिलियनेयर अपनी अधिशेष संपत्ति के उपयोग के लिए सर्वोत्तम रूपों की खोज में ज्यादा गलत नहीं होगा यदि वह किसी भी समुदाय में जो इसे बनाए रखने और विकसित करने के लिए तैयार है, एक मुफ्त पुस्तकालय स्थापित करना चुनता है। जॉन ब्राइट के शब्द उसके कानों में गूंजने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए एक युवा व्यक्ति को मुफ्त पुस्तकालय में किताबों तक पहुंच देने से बड़ा लाभ देना असंभव है। पुस्तकालय के साथ निकटता से जुड़ा हुआ और जहां संभव हो इसके साथ संलग्न एक कला दीर्घा और संग्रहालय के लिए कमरे होने चाहिए, और कूपर यूनियन में प्रदान किए गए व्याख्यानों और शिक्षा के लिए एक हॉल। महाद्वीप पर यात्रा करने वाला यात्री यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण कस्बे में इसकी कला दीर्घा और संग्रहालय है। ये बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में प्रत्येक के पास स्थानीय खजानों के लिए एक भंडार है जो लगातार मूल्यवान उपहार और वसीयतें प्राप्त करता रहता है। बर्मिंघम का मुफ्त पुस्तकालय और कला दीर्घा इनमें से उल्लेखनीय है, और समय समय पर कोई धनी व्यक्ति किताबें, बेहतरीन चित्र या कला के अन्य कार्य देकर उनके मूल्य को बढ़ाता है। हमारी शहरों को शुरू करने के लिए केवल एक उचित अग्निरोधी भवन की आवश्यकता है। उनके नागरिक जो यात्रा करते हैं, विश्व के हर कोने से जो वे दिखते हैं, वहां से दुर्लभ और महंगी चीजें भेजेंगे, जबकि जो घर पर रहते हैं वे अपने खजानों में से देंगे या वसीयत करेंगे। इस तरह ये संग्रह बढ़ेंगे जब तक कि हमारे शहर अंततः स्थायी प्रदर्शनियों का दावा करने में सक्षम न हों, जिनसे उनके अपने नागरिकों को अनमोल लाभ मिलेगा।
और जिन्हें वे आगंतुकों को दिखाने में गर्व महसूस करेंगे। इस शहर में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में हमने एक उत्कृष्ट शुरुआत की है। यहाँ अधिशेष संपत्ति के उचित उपयोग का एक और रास्ता है। तीसरा, एक और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें बड़ी राशियों का योग्य उपयोग किया जा सकता है। अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और मानव पीड़ा को कम करने से संबंधित अन्य संस्थानों की स्थापना या विस्तार, और विशेष रूप से मानव रोगों के इलाज से अधिक उनके निवारण के साथ। ऐसे उद्देश्यों के लिए देने में समुदाय को गरीब बनाने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ऐसी संस्थाएं अस्थायी बीमारियों को राहत देती है या केवल उन लोगों को आश्रय देती हैं जो निराशाजनक रूप से अक्षम हैं। किसी समुदाय को जिसमें अस्पताल नहीं है, उससे बेहतर उपहार क्या हो सकता है? उपहार इस शर्त पर दिया जाए कि समुदाय इसे अपने कॉरपोरेट क्षमता में उचित रूप से बनाए रखे। यदि अस्पताल सुविधा पहले से मौजूद है, तो अधिशेष संपत्ति के उपयोग का इससे बेहतर तरीका नहीं मिल सकता कि इसमें जोड़ा जाए। दिवंगत मिस्टर वेंडरबिल्ट का कोलंबिया कॉलेज के चिकित्सा विभाग को रासायनिक प्रयोगशाला के लिए $5 लाख का उपहार संपत्ति का सबसे बुद्धिमान उपयोगों में से एक था। यह रोगों के कारणों में प्रवेश करके उनके निवारण पर प्रहार करता है। कई अन्य लोगों ने ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता अभी भी बहुत है। यदि इस देश में कोई मिलियनेयर है जो यह नहीं जानता कि उसके पास न्यासी के रूप में सौंपी गई अधिशेष संपत्ति का क्या करना है, तो उसे उन रासायनिक प्रयोगशालाओं से उत्पन्न होने वाले अच्छे की जांच करनी चाहिए। कोई भी चिकित्सा महाविद्यालय अपनी प्रयोगशाला के बिना पूर्ण नहीं है। विश्वविद्यालयों की तरह चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ भी यही स्थिति है। नई संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा संस्थाओं को अधिक पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए अतिरिक्त साधनों की जरूरत है। इनके लिए परोपकार के रूप विविध हैं, लेकिन शायद कोई भी मिस्टर ओसबोर्न द्वारा अपनाए गए रूप से अधिक उपयोगी नहीं है जब उन्होंने बेलेव्यू कॉलेज में महिला नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल बनाया। यदि सभी उपहारों से उस अच्छे का आधा हिस्सा प्राप्त होता है जो एक मिलियनेयर की अधिशेष संपत्ति के इस बुद्धिमान उपयोग से आता है, तो सबसे सख्त व्यक्ति भी संतुष्ट हो सकता है। केवल वे लोग जो लंबी और खतरनाक बीमारी से गुजरे हैं, प्रशिक्षित महिला नर्सों की देखभाल, कौशल और उपस्थिति के वास्तविक मूल्य को समझ सकते हैं। नर्सों के रूप में उनके रोजगार ने महिलाओं के दायरे और प्रभाव को बढ़ाया है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सीनेटर और इस देश में विदेशों में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक को इस वर्ग से अपनी पत्नियां मिली। चौथा, परोपकार के सबसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्कों को रखा जाना चाहिए, बशर्ते समुदाय इन पार्कों को बनाए रखने, सुंदर बनाने और अक्षुण्ण रखने का वचन दे। किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अधिक उपयोगी या सुंदर स्मारक नहीं छोड़ा जा सकता जितना कि उस शहर के लिए एक पार्क जिसमें वह पैदा हुआ या जिसमें वह लंबे समय तक रहा। और न ही समुदाय उस नागरिक को अधिक सुंदर श्रद्धांजलि दे सकता है जो इसे उपहार में देता है, जितना कि उपहार को उसका नाम देना। यदि पार्क पहले से मौजूद है, तो इसके साथ कई बुद्धिमान उपहारों के लिए अभी भी जगह है। एलेगेनी के मिस्टर फिप्स ने वहां के पार्क को कंजर्वेटरीज दिए हैं, जिन्हें सप्ताह के हर दिन कई लोग देखते हैं, और रविवार को हजारों मेहनतकश लोग इनमें भीड़ लगाते हैं, क्योंकि दुर्लभ बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने उपहार की शर्त के रूप में यह निर्धारित किया है कि कंजर्वेटरीज रविवार को खुले रहें। उनके प्रयोग का परिणाम इतना संतोषजनक रहा है कि वे इस वर्ष अपनी अधिशेष संपत्ति से इनमें और जोड़ रहे हैं। धनियों में फूलों के किसी भी प्रेमी को मैं मिस्टर फिप्स के उदाहरण के अनुरूप क्या संभव है, इसका अध्ययन करने की सलाह देता हूं। और कृपया ध्यान दें कि मिस्टर फिप्स एक बुद्धिमान और उदारदाता हैं, क्योंकि वे शहर से इन कंजर्वेटरीज को बनाए रखने की मांग करते हैं, और इस तरह उनके लिए हमेशा के लिए सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक रुचि
और उनके प्रबंधन की सार्वजनिक आलोचना सुनिश्चित करते हैं। यदि उन्होंने इनका प्रबंधन और रखरखाव स्वयं करने का बीड़ा उठाया होता, तो शायद इस उपहार में जनता की रुचि कभी जागृत नहीं होती। यूरोप भर के छोटे कस्बों के पार्क और मनोरंजन स्थल उनकी पुस्तकालयों, संग्रहालयों और कला दीर्घाओं से कम आश्चर्यजनक नहीं है। हमने अपनी हाल की यात्राओं के दौरान नॉर्वे में बर्गन की पहाड़ी से अधिक आनंददायक कुछ नहीं देखा। इसे सबसे मनोरम मनोरंजन स्थलों में से एक में परिवर्तित किया गया है। फव्वारे, झरने, जलप्रपात, रमणीय कुंज, शानदार छतें और मूर्तियां उस पहाड़ी ढलान को सजाती हैं जो पहले बंजर थी। यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जो उस मिलियनेयर के अध्ययन के योग्य है जो अपने सह नागरिकों पर स्थायी लाभ पहुंचाना चाहता है। धन के सही उपयोग का एक और सुंदर उदाहरण हमें ड्रेसडेन में मिला। वहाँ के प्रमुख समाचार पत्र के मालिक ने इसकी आय को हमेशा के लिए शहर को वसीयत कर दिया ताकि इसका उपयोग शहर को सुंदर बनाने में किया जाए। एक कला समिति समय समय पर यह तय करती है कि कौन सी नई कलात्मक विशेषता शुरू की जाए या कौन सी भद्दी विशेषता को बदला जाए, और जैसे जैसे आय प्राप्त होती है उसे इस दिशा में खर्च किया जाता है। इस देशभक्त समाचार पत्र मालिक के उपहार के माध्यम से उनकी जन्मभूमि ड्रेसडेन तेजी से विश्व के सबसे कलात्मक निवास स्थानों में से एक बन रही है। एक कार्य पूरा होने पर शहर को इसे हमेशा के लिए बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्या मुझे क्षमा किया जाएगा यदि मैं हमारे मिलियनेयर समाचार पत्र मालिकों को सैक्सनी की राजधानी में अपने सहकर्मी के उदाहरण की सिफारिश करता हूँ? पुराने देशों में शायद ही कोई बड़ा शहर हो जिसमें कई संरचनाएं और सुंदर विशेषताएं न हों। सजावट, अलंकरण और वास्तुशिल्प प्रभाव पर बहुत कुछ खर्च किया गया है। हम इस ओर अटलांटिक में अभी भी इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं। हमारा गणतंत्र कुछ चीज़ों में महान है, भौतिक विकास में अद्वितीय, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कला और बारीक स्पर्शों में हमने अभी तक शायद ही कोई स्थान बनाया है। यदि न्यूयॉर्क में हाल ही में अस्थायी रूप से निर्मित उत्कृष्ट स्मारक मेहराब को ड्रेसडेन में दिखाया गया होता, तो वहाँ की कला समिति शायद उस समाचार पत्र की आय से, जो इसके मालिक ने ऐसी ही उद्देश्यों के लिए दी थी, इसे शहर को हमेशा के लिए सजाने के लिए स्थायी रूप से निर्मित करने का आदेश दे सकती थी। जबकि एक समुदाय पर पार्क का उपहार अधिशेष संपत्ति के सर्वोत्तम उपयोगों में से एक के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होगा। इसमें कंजर्वेटरीज जैसे जोड़ों को शामिल करने या स्मारक मेहराबों और सजावटी कार्यों के निर्माण की वकालत करने में, यह संभव है कि कई लोग सोचें कि हम बहुत दूर चले गए हैं और इन्हें कुछ हद तक काल्पनिक माने। इनसे प्राप्त होने वाला भौतिक अच्छा इतना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन कोई भी व्यावहारिक दिमाग जो केवल भौतिक अच्छे पर केंद्रित है, इनके लिए या समान सौंदर्यपरक उद्देश्यों के लिए दी गई संपत्ति के मूल्य को जनता और उनकी जरूरतों के लिए बेकार मानकर कम नहीं आंकना चाहिए। पुस्तकालयों और संग्रहालयों की तरह इन अधिक विशिष्ट रूप से कलात्मक कार्यों के साथ भी ये तब अपनी सबसे बड़ी उपयोगिता पूरी करते हैं जब ये लोगों की भीड़ के सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचते हैं। स्वाभाविक रूप से उज्जवल दिमागों में सुंदरता के लिए भावना को छूना और प्रेरित करना उन लोगों को लुभाने से अधिक मूल्यवान है जो इस तरह छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि जाति के सुधारक को उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जिनमें ईश्वरीय चिंगारी भले ही कितनी ही कमजोर हो, विकसित हो, ताकि उसे मजबूत किया जा सके और वह बढ़े। मेरी राय में मिस्टर फिप्स ने अपनी धनराशि को एलेगेनी के मेहनतकश लोगों को सुंदर फूलों, ऑर्किड और जलीय पौधों से भरी कंजर्वेटरीज देकर बेहतर उपयोग में लाया, जिनका वे अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अपने खाली समय में आनंद ले सकते हैं और जिन पर वे सुंदरता के प्रेम को पोषित कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि उन्होंने अपनी अधिशेष धनराशि उन्हें रोटी प्रदान करने में दी होती। क्योंकि जो लोग स्वस्थ हैं और अपनी रोटी नहीं कमा सकते, उन्हें व्यक्तिगत दाता द्वारा शायद ही विचार करने योग्य हैं। ऐसे लोगों की देखभाल राज्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति
किसी शहर में वास्तव में कलात्मक मेहराब, मूर्ति या फव्वारा बनाता है, वह अपनी अधिशेष संपत्ति का बुद्धिमान उपयोग करता है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। पांचवां, अधिशेष संपत्ति का एक और अच्छा उपयोग है हमारे शहरों के लिए सभी प्रकार की सभाओं, विशेष रूप से उत्थानकारी संगीत के संगीत समारोहों के लिए उपयुक्त हॉल प्रदान करना। हमारे शहर इन उद्देश्यों के लिए हॉलों से शायद ही सुसज्जित हैं। इस मामले में भी यूरोपीय शहरों से बहुत पीछे हैं। सिंसिनाटी का स्प्रिंगर हॉल, जो शहर के लिए एक मूल्यवान जोड़ है, काफी हद तक मिस्टर स्प्रिंगर का उपहार था, जो अपनी संपत्ति से मृत्यु के समय धनराशि वसीयत करने से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि जिन्होंने अपने जीवन काल में दिया, और इसके अलावा जो समान रूप से महत्वपूर्ण था, अपना समय और व्यावसायिक क्षमता दी, ताकि प्राप्त सफल परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी शहर को जिसमें हॉल की कमी है, एक हॉल का उपहार समुदाय की भलाई के लिए अधिशेष संपत्ति का एक उत्कृष्ट उपयोग है। लोगों को केवल एक शिक्षाप्रद और उत्थानकारी या यहाँ तक कि मनोरंजन मिलने का कारण ये है कि हॉल का किराया, भले ही उपयुक्त हॉल मौजूद हो, जो दुर्लभ है, इतना अधिक है कि प्रबंधकों को वित्तीय विफलता का जोखिम उठाने से रोकता है। यदि हमारे देश के प्रत्येक शहर के पास एक हॉल हो जिसे समिति या शहर के मेयर द्वारा लाभकारी माने जाने वाली सभाओं के लिए मुफ्त में दिया जा सके या कम किराए पर दिया जा सके, तो लोगों को उचित व्याख्यान, मनोरंजन और संगीत समारोह अत्यंत कम लागत पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यूरोपीय शहरों के टाउन हॉल, जिनमें से कई में ऑर्गन हैं, लोगों के लिए अनमोल मूल्य के हैं जब उनका उपयोग सुझाए गए तरीके से किया जाता है। कोई भी शिक्षाप्रद या यहाँ तक कि मनोरंजक चरित्र के मनोरंजनों के प्रभाव को कम ना आंकें, क्योंकि ये लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने और उनकी प्रकृति को बेहतर बनाने में बहुत कुछ करते हैं। यदि कोई मिलियनेयर जो किसी छोटे गांव में पैदा हुआ हो, जो अब एक बड़ा शहर बन गया है, अपनी सफलता के दिन में अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी अधिशेष संपत्ति का कुछ हिस्सा करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसकी कृतज्ञ स्मृति एक सार्वजनिक हॉल और एक ऑनर्गन के रूप से अधिक उपयोगी रूप नहीं ले सकती, बशर्ते शहर इसे बनाए रखने और उपयोग करने के लिए सहमत हो। छठा, एक अन्य मामले में हम अभी भी यूरोप से बहुत पीछे हैं। वहाँ आम नहीं होने वाली परोपकार की एक प्रथा है, जो है लोगों के लिए तैराकी स्नानघर प्रदान करना। इनके दाताओं ने इतनी बुद्धिमानी दिखाई है कि उन्होंने लाभान्वित शहर से इनका रखरखाव अपने खर्चे पर करने की मांग की है, और इस दावे के प्रमाण के रूप में कि किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए सब कुछ कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राप्तकर्ताओं को हमेशा कुछ हिस्सा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि इन स्वास्थ्यकर प्रतिष्ठानों की लोकप्रिय सफलता के लिए उनके उपयोग के लिए एक नाम मात्र शुल्क लेना आवश्यक पाया गया है। हालांकि कई शहरों में स्कूल के बच्चों को निश्चित दिनों पर, निश्चित समयों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाता है। लड़कों और लड़कियों के लिए तैराकी स्नानघरों का उपयोग करने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए जाते हैं, और महिलाओं के लिए इन स्नानघरों के उपयोग के लिए भी घंटे या दिन निर्धारित किए जाते हैं। अंतर्देशीय शहरों में इस प्रकार दोनों लिंगों के युवाओं को तैरना सिखाया जाता है। तैराकी क्लब संगठित किए जाते हैं और प्रतियोगिताएं बार-बार होती हैं, जिनमें मेडल और पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन भर की विभिन्न तैराकी स्नानघरों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें उन उदाहरणों से भरी हैं जिनमें लोगों की जान बचाई गई, क्योंकि जिन लोगों को सौभाग्यवश जहाज डूबने से बचने का मौका मिला, उन्हें स्नानघरों में तैरना सिखाया गया था। और कुछ उदाहरण ऐसे भी दिए गए हैं जिनमें कुछ स्नानघरों के विद्यार्थियों ने दूसरों की जान बचाई। यदि वेल्थ के सुसमाचार का कोई शिष्य अपनी पसंदीदा नगरी को बड़े तैराकी और निजी स्नानघर देता है, बशर्ते नगरपालिका इसे शहर के मामले के रूप में प्रबंधित करने का वचन दे, तो उसे कभी भी अपने पास सौंपी गई निधि के अनुचित उपयोग के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। सातवां, चर्चों को अधिशेष संपत्ति के उपयोग के क्षेत्र के रूप में जानबूझकर अंत तक रखा गया है, क्योंकि
ये सांप्रदायिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की संलग्नता से निर्देशित होगा। इसलिए चर्चों को दिए गए उपहार एक अर्थ में समुदाय को सामान्य रूप से दिए गए उपहार नहीं हैं, बल्कि विशेष वर्गों को हैं। फिर भी प्रत्येक मिलियनेयर को किसी ऐसे क्षेत्र का पता हो सकता है जहां चौराहे पर एक छोटा, सस्ता, असुविधाजनक और पूरी तरह से अयोग्य लकड़ी का ढांचा खड़ा है, जहां सारा पड़ोस रविवार को इकट्ठा होता है और जो सामाजिक जीवन का केंद्र और पड़ोसी भावना का स्रोत है। संपत्ति का प्रशासक अपनी अधिशेष संपत्ति का कुछ हिस्सा अच्छे उपयोग में लाता है। यदि वह उस भवन को ईंट, पत्थर या ग्रेनाइट की स्थायी संरचना से बदल देता है, जिसके किनारों पर हनीसकल और कोलंबाइन चढ़ सकते हैं और जिसके टावर से मधुर घंटी की आवाज सुनाई दे सकती है। मिलियनेयर को यह नहीं सोचना चाहिए कि इस संरचना को कितने सस्ते में बनाया जा सकता है, बल्कि इसे कितना पूर्ण बनाया जा सकता है। यदि उसके पास पैसा है, तो इसे एक रत्न बनाना चाहिए, क्योंकि एक शुद्ध और नोबल वास्तुकला के नमूने का शिक्षाप्रद प्रभाव, जो पिरामिडों की तरह युगों तक खड़ा रहने के लिए बनाया गया हो, उसे डॉलर में नहीं मापा जा सकता। उस क्षेत्र में प्रत्येक किसान का घर, हृदय और दिमाग चर्च की सुंदरता और भव्यता से प्रभावित होगा। लेकिन भवन देने के बाद दाता को वहां रुक जाना चाहिए। चर्च का समर्थन इसके अपने लोगों पर होना चाहिए। उस जमात में ज्यादा वास्तविक धर्म नहीं है या चर्च से ज्यादा अच्छा नहीं निकलेगा जो घर पर समर्थित नहीं है। अधिशेष संपत्ति के बुद्धिमान खर्च के लिए कई अन्य रास्ते बताए जा सकते हैं। मैं केवल कुछ, बहुत कुछ उन कई क्षेत्रों की गणना करता हूं जो खुले हैं, और केवल वे जिनमें बड़ी या काफी राशियां बुद्धिमानी से उपयोग की जा सकती हैं। हालांकि यह केवल मिलियनियरों का विशेषाधिकार नहीं है कि वे उन उपायों के लिए काम करें या सहायता करें जो समुदाय को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाए। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास अपनी मध्यम जरूरतों से अधिक थोड़ा अधिशेष है, वह अपने धनी भाइयों के साथ इस विशेषाधिकार को साझा कर सकता है, और जिनके पास अधिशेष नहीं है, वे कम से कम अपने समय का कुछ हिस्सा दे सकते हैं, जो आमतौर पर धन जितना महत्वपूर्ण है और अक्सर उससे भी अधिक। किसी दिन शायद आपकी अनुमति से मैं उन क्षेत्रों और तरीकों को इंगित करने का प्रयास करूंगा जिनमें ये अपनी अपनी संपत्ति या अवकाश के माप के अनुसार संपत्ति या अवकाश के न्यासी के रूप में अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यह अपेक्षित नहीं है, न ही यह वांछनीय है कि अधिशेष संपत्ति के सर्वोत्तम संभव उपयोग के बारे में सामान्य सहमति हो। विभिन्न पुरुषों और विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न उपयोग हैं। जो प्रशासक के निर्णय में सबसे अधिक प्रशंसनीय लगता है, वही उसके लिए सर्वोत्तम उपयोग है, क्योंकि उसका दिल उस कार्य में होना चाहिए। संपत्ति के प्रशासन में यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक व्यक्ति के किसी अन्य कार्य में, कि वह इसमें उत्साहपूर्वक समर्पित हो और यह महसूस करे कि उसने जिस क्षेत्र को चुना है उसमें उसका कार्य निहित है। इसके अलावा सामान्य कल्याण के लिए सभी प्रकार के बुद्धिमान परोपकार के लिए जगह और आवश्यकता है। जो व्यक्ति एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय या प्रयोगशाला बनाता है, वह उस व्यक्ति से अधिक उपयोगी कार्य नहीं करता जो स्वयं और अपनी अधिशेष साधनों को एक पार्क की सजावट, जनता के लिए चित्रों के संग्रह को एकत्र करने या एक स्मारक मेहराब के निर्माण के लिए समर्पित करना चुनता है। ये सभी अंगूर के बगीचे में सच्चे मजदूर हैं। वेल्थ के सुसमाचार की एकमात्र आवश्यकता यह है कि समय समय पर किसी व्यक्ति के हाथ में आने वाला अधिशेष उसके जीवन काल में उसी उद्देश्य के लिए प्रशासित किया जाए जो उसे न्यासी के रूप में लोगों की भलाई के लिए सर्वोत्तम लगता है। मृत्यु के समय वह जो अपने साथ नहीं ले जा सकता उसे छोड़ देना और उस कार्य का बोझ दूसरों पर डाल देना जो उसका स्वयं का कर्तव्य था, कुछ भी योग्य नहीं है। इसके लिए कोई बलिदान या अपने सहनागरिकों के प्रति कर्तव्य की भावना की आवश्यकता नहीं है। वह समय था जब धनी व्यक्ति के स्वर्ग में प्रवेश करने के शब्दों को कठोर वचन माना जाता था। आज जब सभी प्रश्नों की गहराई तक जांच की जाती है और
विश्वास के मानकों को सबसे उदार व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, उस आश्चर्यजनक छंद को पीछे हटा दिया गया है अगली दयालु संशोधन की प्रतीक्षा में, जो ऐसी चीजों में से एक है जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच यह सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए। इसे शाब्दिक रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन क्या यह इतना असंभाव्य है कि विचार का अगला चरण इस सिद्धांत को इसकी प्राचीन शुद्धता और बल के साथ पुनर्स्थापित न करे, जो संपत्ति और गरीबी, अमीर और गरीब के विषय पर और हर जगह देखे और शोक व्यक्त किए जाने वाले विरोधाभासों के साथ पूर्ण सामंजस्य में है? मसीह के समय में ये स्पष्ट है, सुधारक धनियों के खिलाफ थे। यह कम स्पष्ट नहीं है कि हम आज उस स्थिति की ओर तेजी से लौट रहे हैं। और समाजशास्त्रीय विकास का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं होगा यदि समाज जल्द ही उस पाठ को स्वीकृति दे दे जिसने इतनी चिंता पैदा की है। ऊनट के लिए सुई के छेद में प्रवेश करना धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से आसान है। भले ही सुई दरवाजों पर छोटा झरोका हो, ये शब्द धनी के लिए गंभीर कठिनाई को दर्शाते हैं। यह धर्मशास्त्री के लिए केवल एक कदम होगा कि वह इस सिद्धांत से कि जो धनी मरता है वह अपमानित होकर मरता है, उस सिद्धांत तक पहुंच जाए जो उस व्यक्ति पर इसके बाद सजा या अभाव लाता है। वेल्थ का सुसमाचार मसीह के शब्दों को ही प्रतिध्वनित करता है। यह मिलियनेयर को बुलाता है कि वह अपने पास जो कुछ है उसे बेच दे और उसे अपने सह नागरिकों की भलाई के लिए सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप में गरीबों को दे। अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का प्रशासन स्वयं करके, इससे पहले कि उसे माता पृथ्वी की गोद में लेटकर विश्राम करने के लिए बुलाया जाए। ऐसा करने पर वह अपने अंत की ओर नहीं बढ़ेगा, एक अयोग्य जमाखोर के रूप में जो बेकार लाखों का संचय करता है। धन में गरीब, बहुत गरीब, लेकिन अपने सह नागरिकों के स्नेह, कृतज्ञता और प्रशंसा में धनी, बहुत धनी। फिर भी 20 गुना मिलियनेयर और इससे कहीं अधिक मधुर, भीतर की उस छोटी सी शांत आवाज से शांत और समर्थित, जो फुसफुसाते हुए उसे बताती है क्योंकि वह जीवित रहा, शायद विश्व का एक छोटा सा हिस्सा बस थोड़ा सा बेहतर हुआ है। यह निश्चित है, ऐसी संपत्ति के खिलाफ स्वर्ग के द्वार पर कोई रुकावट नहीं मिलेगी।